हेलो एवरीवन, आवर चैनल नॉलेज ऑफ फार्मेसी में वेलकम। और आज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जो लास्ट टॉपिक है बायो अवेलेबिलिटी। तो बायो अवेलेबिलिटी, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म या हिंदी में जो मतलब जव बोल सकते हैं। जो अवेलेबिलिटी मीन्स उपलब्धता, ठीक। तो बायो अवेलेबिलिटी जो हमारे मतलब हमारी बॉडी जो ड्रग जो है हमारी बॉडी को दी जा रही है, तो वो 100% उसका रिस्पांस जो है कि कितना अमाउंट हमारे बॉडी को मिल रहा है। जैसे हम आईवी देते हैं तो 100% मिलेगा, और ओरल लेते हैं तो फिर या फिर सस्पेंशन लेते हैं, लिक्विड लेते हैं, तो सबका अलग अलग रिस्पांस मिलता है। उसी रिस्पांस को देखने के लिए हम या फिर वो रिस्पांस ड्रग का वो रिस्पांस बायो अवेलेबिलिटी होता है, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एक्सटेंस एट विच एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ड्रग इज अवेलेबल एट टू डिजायर साइट ऑफ एक्शन। वो डिजायर साइट ऑफ एक्शन मतलब वो साइट की जहाँ पे ड्रग जो है हमें जो हमारी इच्छा है कि हम इस डिसऑर्डर या डिजीज को ट्रीट करेंगे, तो उसके एक्टिव साइट्स तक जो हमें रिस्पांस मिलता है उसी को बायो अवेलेबिलिटी बोलते हैं, ठीक। तो ये टाइप्स ऑफ बायो अवेलेबिलिटी कितने टाइप की होती है? तो रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, रिलेटिव मतलब रिलेशनशिप मतलब ये जो है कि रिलेशन मतलब संबंध, ठीक। संबंधित बायो अवेलेबिलिटी, रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी इज कंपैरिजन विथ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स, ठीक। इसकी जो है रिलेटिव बायो अवेलेबिलिटी, जो संबंधित बायो अवेलेबिलिटी होती है, इट इज ए कंपैरिजन विथ के साथ रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है, उसका एक स्टैंडर्ड मानक होता है, ठीक। और एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी, एब्सोल्यूट मतलब पूर्ण, यानी पूर्ण रूप से बायो अवेलेबिलिटी, ठीक। जो इसमें जो है ये जो है पूर्ण बायो अवेलेबिलिटी होती है, एब्सोल्यूट बायो अवेलेबिलिटी। अब बात करते हैं हम बायो इक्विवेलेंस। बायो इक्विवेलेंस मतलब इक्विवेलेंस वो जो है कि कितने टाइप के होते हैं। तो हो गया बायो इक्विवेलेंस मतलब जो समानता, इक्वल मीन्स क्या होता है? समानता। इसकी समानता क्या होती है? तो क्लिनिकल इक्विवेलेंस, क्लिनिकल मतलब क्लिनिकल यानी क्लिनिकल इक्विवेलेंस की समानता क्या होती है? टू ब्रांड प्रोडक्ट, दो ब्रांड प्रोडक्ट इट ऑफ वन ड्रग आर सेड टू दी क्लिनिकली इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोड्यूस सम फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस। दो ब्रांड प्रोडक्ट वन ड्रग आर सेड दी क्लिनिकली इक्विवेलेंट बराबर इन द प्रोड्यूस सम फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस। एक ही फार्माकोलॉजिकल रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं अंडर द सम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड सम ऑब्जेक्ट, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में और सम ऑब्जेक्ट में, ठीक। और केमिकल इक्विवेलेंस, केमिकल मतलब रासायनिक इक्विवेलेंस, इफ टू or more dosage form of the some drug contain labeled quantity of drug in those pre-experimental condition of the preparation called chemical equivalent property. Equivalence property, two more equivalent, दो एक साथ के equivalent ये जो है कंटेन करते हैं मोर ज़्यादा प्रॉपर्टी, ठीक। तो क्योंकि हमें जो है यही सेम लिखना है, ठीक, सेम लिखना है क्योंकि हमने फार्माकोलॉजी पर भी वीडियो जो है अपलोड किया है बायो अवेलेबिलिटी का। बट ये जो है HCP में यही हमको लिखना है क्योंकि इसके क्वेश्चन उसके क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। अब थेरोपेटिक्स इक्विवेलेंस मतलब चिकित्सीय और इक्विवेलेंस मतलब बराबर, ठीक, या फिर समानता। इट स्ट्रक्चरली डिफरेंट ड्रग प्रोवाइड द सम थेरोपेटिक्स और क्लिनिकल रिस्पांस अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन।
दो स्ट्रक्चर डिफरेंट ड्रग, जो अलग अलग ड्रग है, ये प्रोवाइड करती हैं सम थेरेपेटिक्स, एक ही चिकित्सीय और क्लिनिकल रिस्पांस, जो क्लिनिकल रिस्पांस है अंडर सम एक्सपेरिमेंटल में यानी प्रयोग में कंडीशन ऑफ दीज ड्रग सेड इन थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट, ये थेरेपेटिकली एक इक्विवेलेंट यानी बराबर होते हैं। ठीक, अब स्टडी ऑफ द बायो अवेलेबिलिटी एंड नेसेसरी, बायो अवेलेबिलिटी को जो है क्या स्टडी है कि हम स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे इसकी जो है नेसेसरी है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें। ठीक, टू अवॉइड टॉक्सिक एंड साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग, हमें टॉक्सिक और साइड इफेक्ट जो है अवॉइड करना चाहिए ड्रग का। टू एडजस्ट द डोजेस फ्रॉम रिजिमिन, ये जब हम दवा ले रहे हो, ठीक, तो परहेज करना चाहिए रिजिमिन, या फिर अवॉइड करना चाहिए एडजस्ट डोजेस फॉर्म को। और टू स्टडी फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग, हमें सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग की स्टडी कर लेनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से उसको पढ़ लेना चाहिए और जान लेना चाहिए। फॉर प्री फार्मूला स्टडी, जो पहले से फार्मूला हम ले रहे हैं उसकी भी स्टडी हमें होनी चाहिए, तभी हम इसको बायोअवेलेबिलिटी को, ये नेसेसरी जो है, तभी इसको हम डीले कर सकते हैं। टू जज अबाउट द क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, हमें जज करना चाहिए अबाउट द क्लिनिकल रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग, जो क्लिनिकल रिस्पॉन्स है ड्रग का वो। ठीक, और टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ ड्रग, जो बेस्ट ड्रग है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। डिसाइड डोजेस एंड डोजेस फॉर्म, हमें किस डोजेस फॉर्म में क्या ड्रग लेनी है ये डिसाइड कर लेनी चाहिए, क्योंकि किसी की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है, किसी की कम है। ठीक, तो हम जो हमें सुटेबल हो, जिस साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचाना हो, जो हमें सुटेबल लगे उसी को हमें इख्तियार करना चाहिए। ठीक, और एनुमेरिट्स फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर में, ये सभी क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं, अगर आएगा तो 16 नंबर में पूरा आ सकता है। ठीक, तो कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो इसमें डोजेस फॉर्म, डिजुलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल्स, ये फैक्टर फार्मास्यूटिकल में एक्ट करते हैं। ठीक, और फार्माकोलॉजिकल फैक्टर क्या हैं, एनाटॉमी ऑफ जीआईटी, गैस्ट्रिक एम्पेटिक रेट, गैस्ट्रिक पीएच, फूड, और क्या फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और इंटरेक्शन विद जीआई कंपोनेंट, और डिजॉल्व कंडीशन, ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ये सब कंडीशन जो होते हैं। ठीक, अब फिजिको केमिकल फैक्टर्स, तो पार्टिकल साइज और स्टेबिलिटी, कॉम्प्लेक्स फार्मूलेशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंस, ये सब फैक्टर जो हैं ये प्रभावित करते हैं। ठीक, या मॉलिकुलर वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेड। तो सबसे पहले हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स, तो इसमें सबसे पहले डोजेस फॉर्म आता है। तो डोजेस फॉर्म बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल है कि हम किस तरीके से ड्रग ले रहे हैं। जैसे आप देखेंगे ADME, एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रेशन, तो इसमें ये फैक्टर सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है डोज को, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को। और इसमें देखेंगे इंजेक्शन अगर हम लेते हैं तो इंजेक्शन ज़्यादा सूटेबल होता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% होती है। IV अगर हम लेते हैं, ठीक, या मस्कुलर लेते हैं तो उसकी उससे कम होती है। तो इंजेक्शन सैल्यूशन, और ये हम ग्रेटर देन से डिनोट किए हैं, इसको आपको लिखना पड़ेगा। सैल्यूशन, सस्पेंशन, पाउडर की और कम होती है, क्योंकि पाउडर जो है, पाउडर के पार्टिकल साइज छोटे होते हैं, तो ये हमें और जल्दी रिस्पॉन्स कर जाएंगे, बेटर देन कैप्सूल एंड टेबलेट्स के। और कोटेड टेबलेट पे एक लेयर होती है, उसका डिजुलाइजेशन यानी घुलेगी, बहुत देर में घुलेगी, तो जो है ये जो है हमें इफेक्ट लॉन्ग टाइम में मिलता है। ठीक, और कम भी मिलता है। तो डिजुलाइजेशन को देखते हैं, D बराबर D इक्वल डिफ्यूजन कॉन्फिडेंस, SC कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन स्टेन लेयर, जो उसकी लेयर की कंसंट्रेशन है। डिफ्यूजन आप समझ रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना
या घुलना, ठीक। और ये कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रांग लेयर, ऊपर की जो लेयर होती है वो ज़्यादा कंप्रेस होती है, कंसंट्रेट या ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है उसमें, तो जो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक। और CV कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन सॉल्वेंट, उसका सॉल्वेंट जो है वो किस कंसंट्रेशन का है। और सरफेस एरिया भी बहुत ज़्यादा इसका जो है रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि सरफेस एरिया जिसका ज़्यादा होगा वहाँ, जैसे इंटेस्टाइन का ज़्यादा है बेटर देन ये स्टमक, तो उसमें ज़्यादा, तो इसी तरह से सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है। और के का पार्टीशन ऑफ कॉन्फिडेंस, ये कोफिशेंट्स, ये पार्टीशन कितना जल्दी हो रहा है, या यस थिकनेस ऑफ स्टेंजेंट लेयर, थिकनेस कितनी पतली कितनी मोटी उसकी थिक लेयर है, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं हम बी की, फिजियोलॉजिकल फैक्टर। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर में सबसे पहले एनाटॉमी ऑफ जीआईटी की एनाटॉमी क्या है, ठीक। एनाटॉमी जीआईटी ये जो है, तो हमने आपको बताया कि लेजर होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा जो है सरफेस एरिया होता है बेटर देन स्टमक के, तो ये जो है एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया स्टमक लेजर देन कंपेयर्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, ज़्यादा होगा तो हमें ये ज़्यादा, ठीक, जितनी सरफेस एरिया होगी उतना डिजुलाइजेशन और दूरी मेंटेन होगा, तो उतने ज़्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पार्टिकल साइज जो होता है ये भी, और जो है गैस्ट्रिक इम्पटिंग, जब गैस्ट्रिक इम्पटिंग है रिक्वायर्ड द इम्पटिंग ऑफ दी 50% मटेरियल इन थॉट जीआईटी इफेक्टेड टेम्परेचर ऑफ एनाटॉमी वैल्यू मटेरियल्स। तो ये जो है गैस्ट्रिक, ये भी निर्भर करता है इम्पटिंग, अगर पेट खाली है तो इस पर भी रिस्पॉन्स होता है, ठीक। और या फिर फूड या गैस्ट्रिक पीएच भी प्रभावित करता है, फूड प्रभावित करता है, यानी खाने के साथ अगर कोई चीज़ हम लेते हैं तो कॉम्प्लेक्स फार्म हो जाता है, तो भी उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता है। या इंटरेक्शन ऑफ जीआईटी, उस ड्रग इंटरेक्शन होता है या फूड ड्रग इंटरेक्शन होता है, तो हमें नहीं मिल पाता है। अब बात करते हैं फिजिको केमिकल फैक्टर का। तो इसमें सबसे पहले पार्टिकल साइज देखते हैं। तो पार्टिकल साइज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देखेंगे डायग्राम से ये सॉलिड है, ठीक, ये हम लेते हैं तो इसका पार्टिकल साइज जितना बड़ा होगा तो उतने देर में टूटेगा, और जितने छोटा होगा उतने जल्दी उतने जल्दी डिसइंटीग्रेशन होगा, टूटेगा, डिजुलाइजेशन होगा, और ये स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लिवर में जाएगा, फिर हमारे एक्टिव साइट्स तक ब्लड सर्कुलेशन में जाके पहुंचेगा, ठीक। तो ये पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी, उसकी कितनी स्टेबिलिटी है वो भी निर्भर करता है, और साल्ट है क्या है, ये मॉलिक्यूलर वेट पे भी निर्भर करता है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे भी निर्भर करता है कि हम किस रूट से दे रहे हैं। जैसे अगर हम ओरल लेते हैं, कोई भी जैसे ओरल लेते हैं, टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, ठीक, तो उसको या स्टमक में पहले आएगा, सॉलिड मटेरियल स्टमक में आएगा, फिर डिसइंटीग्रेशन होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, टूटने में भी टाइम लगेगा, फिर डिजॉल्व होगा। और ये सिरप हुआ तो ये एक स्टिप टैबलेट से ज़्यादा काम करेगा, 1 स्टिप, क्योंकि इसको जो है टूटना तो है नहीं, डिसइंटीग्रेशन इसका होना नहीं है। और अगर IV हम देते हैं तो ये जो है बाईपास कर जाएगा इन सब चीज़ों को, और ये इसका साइड इफेक्शन हमें सबसे पहले मिलेगा। और ये हमारा लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ जो है HAP का टॉपिक ख़त्म होता है, ठीक। ओके, थैंक्स।